नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये कितना अजीब ख्याल है कि जिस बंगले में 8 लोगों की मौत हुई हो और उनका कातिल अभी तक पकड़ा भी ना गया हो, पकड़ना तो छोड़िए, जिसके बारे में ठीक मालूमात भी ना हो, उस बंगले में जाकर रहना और रात काटना, ये बाकी बहुत ही जिगर और हिम्मत का काम है और साथ ही दीवानगी का भी। क्योंकि ऐसे काम को सिर्फ एक दीवाना ही कर सकता है। किसी आम आदमी के लिए ऐसा काम करना कोई आसान काम नहीं है। ये कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक शहर है बेलिस्का मोंटगोमरी काउंटी। इस काउंटी में एक जगह है आयोवा। किस्सा शुरू होता है साल 1912 से। एक शांत और छोटा शहर बेलिस्का की उस वक्त की आबादी महज 2,500 थी। शहर नया था और तेजी से विकसित हो रहा था। नए कारोबारी और उद्योगपति इस शहर में अपना बसेरा बना रहे थे। शहर के बीचों बीच से ट्रेन की पटरियां जाती थी। शहर में सिर्फ एक ट्रेन का ही शोर था। इसके अलावा पूरे शहर में सन्नाटा रहता था। इसी शहर की हद में एक कारोबारी परिवार था जिसे मूर फैमिली के नाम से भी जाना जाता था। जोसिया मूर और सारा मूर पति पत्नी थे। जो की उम्र उस वक्त 45 साल की और सारा की उम्र 39 साल की थी। जो और सारा के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बच्चा 11 साल का था, जबकि सबसे छोटे बच्चे की उम्र 5 साल की थी। लेकिन इस परिवार के साथ 2 और बच्चे भी थे जो इनके पड़ोसियों के बच्चे थे। उनकी उम्र 8 साल और दूसरे की उम्र 12 साल की थी। ये कारोबारी परिवार बेहद खुशमिजाज था और शांत प्रिय थे और साथ ही धार्मिक भी थे। इसलिए इलाके के गिरजाघर की ज्यादातर देखभाल जो मूर की पत्नी ही करती थी और चर्च के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती थी। शायद इसलिए इलाके के तमाम लोग इनकी इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 10 जून 1912 को चर्च में चिल्ड्रन डे मनाने का कार्यक्रम रखा गया और साथ ही खास प्रार्थना सभा का भी इंतजाम किया गया था। इसी चर्च में सारा मूर भी जुड़ी हुई थी, लिहाजा सारा मूर और जो मूर अपने बच्चों को साथ लेकर इस चर्च में जाते हैं। दिन भर के तमाम कार्यक्रम और प्रार्थना सभा के होते होते रात हो जाती है। रात करीब 9:30 बजे पति पत्नी अपने बच्चों के साथ घर की ओर रवाना हो जाते हैं। तभी उनके साथ पड़ोस के 2 और बच्चे भी उनके साथ हो जाते हैं। क्योंकि दोनों बच्चे पड़ोस के थे और बच्चों की आपस में दोस्ती थी, इसलिए उस बच्चों के माता पिता भी इस बात के लिए रजामंद हो जाते हैं कि बच्चे उस रात मूर परिवार के साथ ही रात बिता सकते हैं। अब मूर दंपति अपने चारों बच्चों और पड़ोस के 2 बच्चों को साथ लेकर रात करीब 9:45 पर अपने घर में दाखिल होते हैं। घर पहुंचकर बच्चे थोड़ा बहुत खाते पीते हैं और सोने के लिए कमरों में चले जाते हैं, 2-2 के जोड़ों में, जबकि जो मूर और सारा मूर अपने कमरे में चले जाते हैं और घर की लाइट बंद हो जाती है। 11 जून 1912 को सुबह के 8 बज जाते हैं, लेकिन मूर परिवार में कोई भी हलचल नहीं होती। उस परिवार का दरवाजा बंद था और पर्दे भी नहीं हटाए गए थे और ना ही सुबह की प्रार्थना की गई थी। मूर परिवार के पड़ोसियों को यह बात बुरी तरह से चौंकाती है, क्योंकि आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, चाहे कैसे भी हालात रहे हों। लेकिन मूर परिवार कभी भी अपनी सुबह की प्रार्थना को मिस नहीं करते थे। लिहाजा 11 जून की सुबह मूर परिवार के पड़ोसियों को बहुत ही अटपटी लगी, क्योंकि सालों से उन्होंने ऐसा सन्नाटा मूर परिवार में पहले कभी नहीं देखा था। फिक्रमंद पड़ोसी ने मूर परिवार के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें घर से कोई भी आवाज नहीं आई। तो उन्होंने खिड़कियों से झांकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खिड़कियों से भी कुछ नहीं दिखाई दिया। तो फिक्रमंद पड़ोसियों को चिंता हुई, तो उस मोहल्ले में रहने वाले सारा मूर के भाई को खबर भिजवाई गई। जब सारा का भाई आया तो उसने बड़ी ही कोशिश के बाद वो घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल होता है। उसके सामने एक बेडरूम था, वो सीधा उसी में जाता है। जब वो बेडरूम में दाखिल होता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि कमरा खून से लथपथ था। फर्श पर खून ही खून था और बेडरूम भी खून से लाल हो चुका था और उसी बेड पर सारा मूर और जो मूर की लाश पड़ी हुई थी। लाशों की हालत देखकर सारा के भाई के होश खापता हो जाते हैं। सिर लगभग कुचला गया था और जो मूर की आंख बाहर लटक रही थी। देखकर यही अंदाजा हो रहा था कि कातिल ने बहुत ही बेरहमी से इन दोनों का कत्ल कर दिया है। बेडरूम की हालत देखकर सारा के भाई की हालत खराब हो जाती है और वो उल्टे पैर बाहर वापस आ जाता है। पड़ोसियों से कहकर मार्शल जानी इलाके की पुलिस को इत्तला भेजी जाती है और पुलिस 10 मिनट के भीतर ही वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस के साथ सारा का भाई और दूसरे पड़ोसी उस बंगले में दाखिल होते हैं। बेडरूम का हाल तो सारा का भाई देख ही चुका था। पुलिस के साथ वो बाकी बचे कमरों में जाकर देखता है। हर कमरे में लाशें ही लाशें मिलती हैं, हर एक बेड पर लाशें। सारा और जो के चारों बच्चों के अलावा पड़ोस के दोनों बच्चों की भी लाशें वहीं पर मिलती हैं। पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू करती है। फोरेंसिक और डॉक्टरों की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। शुरुआती तफ्तीश का इशारा तो इसी और था कि इन सभी लोगों की हत्या नींद में कर दी है, यानी कातिल ने इन लोगों को उस वक्त मौत के घाट उतारा जब ये सभी लोग सो रहे थे। लेकिन पुलिस और फोरेंसिक के लोग उस वक्त चौंके जब उन्होंने 9 साल की एक बच्ची की लाश बाकी लाशों से अलग तरह से नजर आई। वो लाश बेड पर तिरछी पड़ी हुई थी और उसकी बाहों पर चोट लगी थी।
उसको देखकर पुलिस ने ये अंदाजा लगाया कि वारदात के वक्त हो सकता है कि इस बच्ची को जाग आ गई हो और उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, इसलिए उसकी लाश दूसरी लाशों के मुकाबले अलग तरह से पड़ी हुई थी। इसी बीच जांचकर्ताओं को जोसिया मूर और सारा मूर के कमरे में एक हथौड़ा मिला जो खून से लथपथ था। हथौड़े को देखकर तो पुलिस ने ये अंदाजा लगा लिया कि ये वो आलाए कत्ल है जिससे कातिल ने सभी को मारा है। पुलिस की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि हारे के सिर पर कातिल ने लगभग 20 से 30 बार वार किया है, लेकिन सबसे बुरी तरह किसी को मारा गया था तो वो था उस घर का मालिक जो मूर को हथौड़े के अलावा कुल्हाड़ी के नुकीले सिरे से भी मारा गया था। लेकिन मौकाए वारदात का मुआयना करते वक्त पुलिस को ये अंदाजा हो गया कि कातिल को सबसे ज्यादा नफरत घर के मालिक जो मूर से ही थी। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सारे कत्ल रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान हुए थे। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को सिगरेट के 2 बट्स भी मिलते हैं। इससे यह बात साबित हो गई कि कत्ल करने के बाद कातिल ने बड़ी ही तसल्ली से वहां पर वक्त बिताया और सिगरेट भी पी और फिर वॉशरूम में जाकर हाथ पैर भी धोए और वो बड़े ही आराम से वहां से निकल गया और जाते जाते अपने साथ घर की चाबी ले गया और मेन गेट को लॉक कर गया। छोटे और शांत शहर में एक बंगले के भीतर 8 लोगों का कत्ल, ये बात जैसे ही फैलती है तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है और देखते ही देखते शहर की तमाम आबादी इस बंगले के सामने तमाशबीन बनकर खड़ी हो जाती है। बहुत से लोग बंगले के भीतर घुसने की कोशिश करते हैं। उस बंगले में एक फोरेंसिक डॉक्टर भी मौजूद थे, नाम था डॉक्टर FS विलियम्स। बंगले के भीतर जाने की बेताब भीड़ को देखकर डॉक्टर विलियम्स ने भीड़ से कहा कि अगर तुम लोग इस बंगले के भीतर मत जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुम भीतर गए और वहां जो कुछ देखा तो यकीन मानो तुम अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक भी इस बात को कभी नहीं भुला पाओगे और बहुत ही पछताओगे। इसलिए मेरी बात मानो, तुम मत जाओ। असल में भीतर जो लाशों की हालत थी और वहाँ जो मंजर था उसे देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने आखिरी जिंदगी के लम्हों में भी इस बात को भुला सके। लेकिन बावजूद इसके कई लोग बंगले में दाखिल हुए, जिसकी वजह से बंगले के भीतर सुराग और सबूत मिट गए और साथ ही DNA और फिंगरप्रिंट जैसी जरूरी चीज़ें भी खत्म हो गई, जिससे पुलिस को तफ्तीश करने में परेशानी आई क्योंकि सभी सबूत मिट चुके थे। लेकिन पुलिस ने फिर भी अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई और पता लगाया कि वो कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने जो हथौड़े से कत्ल कर सकते हैं। पुलिस के सामने 7-8 सस्पेक्ट्स की निशानदेही की। उनमें से एक शख्स तो ऐसा था जिसने कोई साल पहले ही अपनी पत्नी और अपनी सास को हथौड़े से मार डाला था, लेकिन तफ्तीश में पता चला कि उस रोज उसकी मौजूदगी वहां पर नहीं थी। एक और को भी पकड़ा गया, लेकिन वो भी उस कत्ल का मुलजिम नहीं बन सका। पुलिस ने हथौड़े से कत्ल करने के एंगल से खूब छानबीन की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत या सुराग नहीं लगा। पुलिस मूर फैमिली के साथ किसी की भी दुश्मनी को साबित नहीं कर पाई। पुलिस को यह तो पक्का यकीन हो गया कि जो भी कातिल था वो जहां पर सिर्फ और सिर्फ कत्ल करने के इरादे से ही आया था। लेकिन एक सवाल पुलिस को और भी अखा रहा था कि अगर कातिल की दुश्मनी मूर से थी तो उसने उसकी पत्नी और बाकी बच्चों को क्यों मारा। लेकिन इस सवाल का जवाब भी पुलिस के पास नहीं था। पुलिस ने जिन सस्पेक्ट्स को इस कत्ल के सिलसिले में पूछताछ के लिए पकड़ा था उनमें से एक था कैली। इस वारदात में सबसे बड़ा सस्पेक्ट था पुलिस की नज़र में। उसकी वजह थी कि असल में पुलिस के मुताबिक 10 जून की रात को कैली उसी शहर में मौजूद था और वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने वहां पर पहुंचा था। लेकिन सुबह 5 बजे वो बेरेस्का छोड़कर वहां से भाग गया। क्योंकि कत्ल का वक्त 12 बजे से 5 बजे का ही था, इसलिए उस पर शक और गहरा हो गया। लेकिन उस पर शक की जो सबसे बड़ी वजह थी कि जब वो शहर छोड़कर जा रहा था तो रास्ते में उसने कुछ लोगों से कहा था कि इस शहर में एक घर में 8 लाशें पड़ी हैं, जिसमें से 6 बच्चों की लाशें हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि कैली को इस बारे में कैसे पता चला कि मूर के बंगले में 8 लाशें पड़ी हैं, जिनमें से 6 लाशें बच्चों की हैं। क्योंकि उस वक्त तो ये खबर ना ही मीडिया में आई थी और ना ही अखबार में ऐसी कोई भी खबर छपी थी। लिहाजा इसी सवाल के सहारे पुलिस ने कैली को तलाशना शुरू कर दिया और कैली पकड़ा गया। कैली के बारे में तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि उसके खिलाफ महिलाओं से छेड़खानी करने के आरोप लग चुके हैं। कुछ लोगों के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें साझा करने के आरोप भी लग चुके हैं। पुलिस ने जांच में पता चला कि उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है, उसका इलाज भी चल रहा है। लेकिन पुलिस ने उस सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया। इत्तेफाक देखिए कि पुलिस के सामने कैली ने अपना गुनाह स्वीकार भी कर लिया और उसने कहा कि ये कोर्ट का हुक्म था, इसलिए उसने इन सभी लोगों को मारा है। पुलिस ने जब बतौर कातिल कैली को अदालत में पेश किया और साथ ही उसकी मेंटल रिपोर्ट भी अदालत के सामने रखी। उसकी मानसिक हालत की रिपोर्ट देखने के बाद जूरी आपस में बंट गई, क्योंकि जूरी के कुछ सदस्यों का कहना था कि सस्पेक्ट का इकबालिया बयान उसकी मानसिक हालत को मद्देनजर रखते हुए ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। जूरी का फैसला हुआ और कैली रिहा हो गया। बरी होने के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी रही और उसके खिलाफ सबूत और सुराग मिलते रहे। उधर कैली भी लोगों से ये बात कहता रहा कि उन सभी लोगों का कत्ल उसने ही किया है। पुलिस ने फिर से कैली को पकड़ लिया। कैली की बहकी बातें और उसकी मेंटल रिपोर्ट से जूरी हैरान रह गई और पुलिस अदालत में कोई भी ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई
जो कि ये साबित कर सके कि कैली ने ही उन 8 लोगों का कत्ल किया है। अदालत ने दूसरी बार कैली को बरी कर दिया। वक्त गुजरता जा रहा था, तफ्तीश चलती जा रही थी, लेकिन कत्ल की पहेली अनसुलझी ही बनी रही। उधर मूर फैमिली का वो बंगला और उससे जुड़े किस्सों की वजह से वो जमाने में गोश्त बंगले के रूप में बदनाम हो गया। बरसों तक बंगला वीरान रहा। उधर उस बंगले की डरावनी कहानियां इस कदर मशहूर होगी कि स्थिति ये आ गई कि लोग इसे सबसे डरावनी जगहों में से एक का करार देने लगे। गोश्त बंगले के रूप में मशहूर होते ही इस बंगले को लेकर कई किस्से और कहानियां हवा में तैरने लगे। कई बरस बीत जाने के बाद पहले इस बंगले को एक म्यूजियम में बदल दिया गया, लेकिन वक्त गुजरने के बाद बंगला बिका, लेकिन उसकी पहचान नहीं बिकी। उस बंगले के बाहर बाकायदा एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर इसकी कहानी लिखती गई। देखते ही देखते तमाम पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वालों के बीच ये बंगला मशहूर हो गया। इस बंगले की डरावनी कहानियां और उनसे जुड़े किस्सों के बारे में सुनकर बंगले के मालिक ने इसे कमाई करने का जरिया बना लिया और उसने कहा कि इसमें अगर किसी ने रात बितानी है तो सिर्फ एक वक्त में 8 लोग ही इस बंगले में दाखिल हो सकते हैं, वो भी खुद की जिम्मेदारी पर। इस बंगले से जुड़ा एक और किस्सा लोगों को बहुत खींचता है। इत्तेफाक से बंगले में हुए कत्ल के ठीक 100 साल बाद यानी 10 जून 2012 को 2 शख्स इस बंगले में जाकर रुकते हैं। अगले रोज सुबह दोनों में से एक के जख्मी हालत में मिलता है। उसके सीने के पास खंजर के निशान थे। हालांकि निशान कुछ डूंगे नहीं थे और ना ही कोई जान का उसे खतरा था, लेकिन ये बात रहस्य ही रह गई कि आखिर उस शख्स को किसने मारा। हालांकि उस लड़के ने यह बयान दिया कि उसे घर में किसी के होने का अनुभव हुआ है और ये भी आभास हुआ है कि कोई उसे मारना चाहता है। बहुत से लोग इस बंगले में रुके और रात भी गुजारी और सबके पास अपनी अपनी कहानियां हैं। फिलहाल तो ये बंगला एक म्यूजियम है, लेकिन ये रहस्य आज भी जस का तस है कि मूर फैमिली के उन 8 सदस्यों की मौत का जिम्मेदार कौन है। ये सवाल आज भी उस बंगले के इर्द गिर्द जवाब की तलाश में घूम रहा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी स्टोरीज किस तरह की लगती हैं। ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।